बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कादियानियों के हक में फैसला दिया? कादियानियों से मुतल्लिक ये केस क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, फैसला क्या आया है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पे इस टाइम जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान जो बात कर रहे हैं कि कादियानी मजहब की अशात के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सहूलत कारी की है, इसमें कितनी सदाकत है? ये केस जब आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस केस में असल में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का जो फैसला है वो उर्दू में जारी किया है ताकि लोगों को सही तरह से समझ आ सके। सोशल मीडिया पे इस टाइम ये टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। इस हवाले से हम आपको इस केस की इनसाइट्स देंगे। दो स्टोरियां वेरी क्विकली आपके साथ और शेयर करनी है। एक तो जो बुशरा बीबी हैं उनकी बनी गाला से वापसी अडियाला जेल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्या वजूहात हैं, जो खुफिया रिपोर्ट सुप्रिटेंडेंट जेल ने दी है वो भी हम आपको बताएंगे। एक जज साहब जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया और अपने इस्तीफे में बड़े अशार लिखे थे, अब उन्होंने बड़े ऐलानात कर दिए हैं। वो कौन से ऐलानात किए हैं ये भी हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब का एक नया प्लान तैयार है। अगर मखसूस नशस्तें ली जाती हैं पीटीआई से, पीटीआई क्या कुछ करेगी, मरियम नवाज मुश्किल में आ जाएंगी, वो भी हम आपके साथ इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला है ये बेसिकली इस टाइम बहस का बाइस बना हुआ है सोशल मीडिया पे। ये फैसला क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। बेसिकली एक शख्स जिसका ताल्लुक चिन्योट से है, उसने तफसीर सगीर जो कि कादियानियों की किताब है, कादियानियों का बेसिकली कुरान का तर्जुमा है, उसकी अशात कर रहा था, वो कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, जिसको पकड़ लिया गया और उस पर कहा गया कि आपके ख़िलाफ़ तो केस बनता है क्योंकि आप कादियानियों के मज़हब की जो है तरवीज नहीं कर सकते, उसकी अशात नहीं कर सकते। उसके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हुई। उस FIR में 3 दफ़ात लगाई गई। पहली दफ़ात उसमें जो कुरान की अशात और ज़ब्त का सेक्शन है उसके तहत लगाई गई, जिसमें 6 माह जेल होती है। दूसरी उसके 295B लगाई गई तौहीन मज़हब के हवाले से, और 298 लगाई गई। इन 3 दफ़ात के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया। 13 माह वो बंदा जेल में रहा, जिसके बाद उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील आई। जब अपील आई तो वकील साहब ने जो इस्तदा की, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि ये शख्स जो है वो अपने मज़हब के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक, कादियानियत के मुताबिक किताब तकसीम कर रहा था। जो दूसरे 2 इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। 295B और 298C इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसने कोई तौहीन मज़हब नहीं की है। ये सिर्फ अपने मज़हब और अपने अकीदे के मुताबिक जो है ये किताब तकसीम कर रहा था, तफसीर सगीर जिसे कहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस केस को देखा, इस केस में रिमार्क्स आए और इस केस में कुरानी आयात के हवाले भी दिए। अब इन 3 दफ़ात को उन्होंने कहा कि ये 3 दफ़ात जो हैं ख़त्म की जाएँ, और उन्होंने इस केस की बुनियाद ये रखी कि पहली दफ़ा है कि कुरान का एक्ट नाज़रीन 2021 में एक कुरान का एक्ट बना है पंजाब के अंदर, और उस एक्ट के मुताबिक सिर्फ जो मुसलमान हैं वही कुरान की अशात कर सकते हैं, वही कुरान की तरवीज कर सकते हैं। उन्हीं को अलाउ होगा कि कुरान की तफसीर लिखें, मुरतब करें और वो आगे अशात करें। तो कोई भी नॉन मुस्लिम जो है वो कुरान के हवाले से, अब कादियानी हमारे आइन के मुताबिक नॉन मुस्लिम है, तो वो कुरान के हवाले से चीज़ें जो हैं, अशात जो है, अपनी किताब जो है वो शाया नहीं कर सकते। लेकिन ये एक्ट नाज़रीन बना है 2021 में, ये जुर्म का इर्तिकाब हुआ है 2019 में। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पहली दफ़ा जो लगाई गई कि कुरान के हवाले से ये जो कहा गया कि कुरान में के एक्ट के मुताबिक इन पर इल्ज़ाम लगता है, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फ़ैसले में कहा है कि ये इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया 2019 में इन पर, उस पर ही कैद हुई, उसी पर गिरफ्तारी हुई, उसी पर जो है FIR कटी। लेकिन ये एक्ट 2021 में आया है। जब एक्ट मौजूद नहीं था, कानून मौजूद नहीं था, तो उसकी खिलाफ वर्जी 2019 में तसव्वुर नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये फैसला दिया गया। इस वजह से 2021 के एक्ट को 2019 पे लागू नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी वाज़ेह बात थी जिससे ये वाली दफ़ा निकाल दी गई। फिर दूसरी दफ़ा 295C और 298 की थी। ये बेसिकली तौहीन मज़हब से रिलेटेड है, और इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो कहा गया है वो ये कहा गया कि ना ये दफ़ात चलान का हिस्सा थी, ना ये दफ़ात FIR में दी गई।
और जब एडवोकेट जनरल से पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि ना एफआईआर का ये हिस्सा थी और ना ही अदालत के अंदर चालान में दी गई, लिहाजा इन दो को भी निकाल दिया गया। आपको पता है हमारे मुल्क में गुस्ताखी के ऊपर, ब्लास्फेमी के ऊपर बड़े सख्त कवानीन और उनका गलत इस्तेमाल भी होता है, लोगों को गलत सज़ाएँ भी दी जाती हैं। मासूम बंदों को अगर उसके कोई अपनी दुश्मनी में ऐसे झांसों में डाल दे तो अदालतों को देखना और परखना चाहिए। यही वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें एक्स्ट्रा कॉन्शियस रही और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि हाई कोर्ट ने इसका जो फैसला किया उसने तमाम हकाइक को नहीं देखे, इन केस में एक्स्ट्रा सेंसिटिवनेस दरकार है और इस केस को जो अपील है वो खारिज कर दी गई। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जब एफआईआर में वो इल्ज़ाम नहीं है और एफआईआर के साथ चालान में वो इल्ज़ाम नहीं है तो हम उस इल्ज़ाम के तहत किस तरह से मुल्ज़िम को सज़ा दे सकते हैं। जो रही बात कुरान के एक्ट की, जिसमें मैंने आपको बताया 2021 में एक्ट आया, उसकी भी 6 माह कैद है और वो इस टाइम 2019 से लेकर इस टाइम उन्होंने कहा कि वो 13 माह जो है वो कैद में रह चुके हैं, वो 6 अपनी सज़ा जो है डबल कर चुके हैं, लिहाजा उनको कैद में रखना किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। तीनों दफ़ात जो हैं वो ख़त्म कर दी गई और उन शख्स को रिहा कर दिया गया। अब इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला दिया गया है, इसमें आर्टिकल 20 का जिक्र किया गया है। हमारे आइन का आर्टिकल ये कहता है कि किसी भी शख्स को यहाँ पे रहने की मजहबी आज़ादी है, वो अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है। जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी की कि कादियानियों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कादियानी मज़हब की तरवीज के लिए कोई हुक्मनामा जारी किया है, ना ही कादियानियों का पर्टिकुलरली नाम इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल का जिक्र किया है, वो आर्टिकल 20 है, जिसके तहत हर शख्स को ये मजहबी आज़ादी है कि वो अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब अपना उर्दू फैसला जारी किया तो इसमें वजाहत कर दी कि जो समझा जा रहा है, जो लिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान बेसिकली एक मजहबी कार्ड साबित हुआ जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ खेला गया। हमने इस फैसले को तफसीली तौर पर पढ़ा, इसका जायज़ा लिया, हमें इस फैसले पे कानूनी कोई सुकम नहीं नज़र आया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जगह कोई भी जज होता तो उसने यही फ़ैसला करना था। आइन का आर्टिकल 20 जो है उसका हवाला दिया गया, जो कि हम मुताद्दिद केसेस देखते हैं उसमें भी ये हवाला दिया जाता है। खैर हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। ये तो था इस केस के हवाले से बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है 295C वो ये कहता है कि जो कादियानी मज़हब है इसकी अशात और तरवीज कानून में मुमानियत है, और वो जनरल ज़िया के दौर में आया था और जनरल ज़िया के दौर में ये शामिल किया गया था। तो लिहाजा जो मौलाना फजलुर रहमान साहब बात कर रहे थे वो 295C का हवाला दे रहे थे कि कादियानी मज़हब की अशात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसमें आर्टिकल 20 का हवाला दिया हुआ है कि हर शख्स अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। इसमें कुरान की आयत का भी सहारा लिया गया है जिसमें कहा गया है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जबर मौजूद नहीं है, तुम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत अपने दीन पर कायल नहीं कर सकते। 2 कुरानी आयात का हवाला दिया है। ये तो था मुकम्मल फ़ैसला। हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि बुशरा बीबी के हवाले से जो दरख्वास्त थी PTI की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत हुई है। उस दरख्वास्त में बेसिकली बुशरा बीबी ये चाहती हैं कि बनी गाला से, चूँकि उनकी वहाँ पे हेल्थ भी नहीं ठीक, वहाँ पे एक बंद कमरे में उनको रखा हुआ है, वो अडियाला जेल में ही मुंतकिल कर दिया जाए। तो सुप्रीडेंट जेल की जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें उन्होंने कहा कि ना तो हमारे पास कैपेसिटी है, ना ही हम जो है इनको रखेंगे, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो लिहाजा इनको बनी गाला में ये ठीक है। और उन्होंने कहा कि 250 ख़वातीन हमारे पास मौजूद हैं, एक भी खातून को मज़ीद नहीं रख सकते, यानी 251 हम नहीं कर सकते। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई थी, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रिपोर्ट नहीं जमा कराई गई है, 2 हफ्ते का टाइम मांगी है, यानी बुशरा बीबी 2 हफ्ते तक बनी गाला में ही मौजूद रहेंगी। इससे बड़ी खबर आपको ये देनी है कि जो इमरान खान साहब हैं उनका अगला प्लान तैयार है। पंजाब में हल्फ बर्दारी होनी है 110 अरकान की। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने आज इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई है कि वो जो है उनको मखसूस नशिस्तें मिलें। PTI ने सहारा लिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का। अब उनके बैनर के तले जब आएंगे
तो उनको मखसूस नशिस्तें आइन और कानून के तहत मिलनी चाहिए। ये अलग बात है कि इसमें कोई कानूनी टेक्निकलिटीज़ निकाली जाएं, जैसा कि हमने बल्ले वाले केस में देखी थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इस कोर्ट से गलत फैसला आया जिसने बल्ले का निशान पीटीआई से छीना और उनके साथ ज्यादती हुई। तो अगर मखसूस नशिस्तें जस्टिस साहिबान जो कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला खिलाफ दिया जो कि नज़र आ रहा है तो इनके पास आएगा, वो देते हैं तो बड़ी ज़्यादती होगी और सरासर ज़्यादती होगी। और ये नज़र आ रहा है कि मखसूस नशिस्तें छीनी भी जा सकती हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये कहा जा सकता है कि इन्होंने पहले लिस्ट नहीं जमा कराई, को टेक्निकल सहारा लिया जा सकता है ताकि पीटीआई को वो नशिस्तें ना मिल सकें। इमरान खान साहब ने भी इसका सद्देबाब करने का फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन बताते हैं इमरान खान साहब ने क्या किया है। इमरान खान साहब ने प्लान ये तैयार किया है कि अगर मखसूस नशिस्तें ना दी गई, इस पर पहले तो निगोशिएट किया जाएगा, और अगर निगोशिएट पे बात ना बनी तो कहा जाएगा कि पंजाब में 110 अरकान हमारे हैं, मरियम नवाज़ शरीफ ने ओत लेना है, हल्फ बर्दारी करनी है, तो हम जो है 110 अरकान हम उनको हल्फ ही नहीं उठाते जब तक आप हमें मखसूस नशिस्तें नहीं देते। ऐसे तमाम मामलात में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, गैर मामूली सूरत हाल बन जाएगी कि पंजाब असम्बली के 110 अरकान हल्फ ही नहीं उठा रहे हैं, असम्बली पूरी नहीं होगी तो कैसे मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो ओत ले सकेंगी। तो इमरान खान साहब के पास एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है जिसको वो प्ले कर सकते हैं, लेकिन देखना है क्या इमरान खान साहब इस तरफ जाते हैं या नहीं। ये प्लान सी के तौर पर मौजूद है, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर जो मौजूद हैं वो इमरान खान साहब को कहते नज़र आ रहे हैं कि हमें कोई बहुत ज़्यादा हर्डल्स आउटसाइड नहीं क्रिएट करनी, हमने अगर लड़ना है तो ओथ लेके इनसाइड लड़ना है, क्योंकि हमने जो असम्बलियाँ छोड़ी उससे जो नुकसानात हुए हमें उसका मालूम हो गया, तो हमने जो फ़ाइट करनी है वो असम्बली के अंदर रहते हुए फ़ाइट करनी है। तो इमरान खान साहब इस कार्ड को यूज़ करते हैं या नहीं करते ये देखना है। बहरहाल एक और ख़बर जो आपको देनी है, लाहौर के जस्टिस शाहिद जिन्होंने अपने इस्तीफ़े में शेर व शायरी की थी और इकबाल के शेर लिखे थे कि आज़ाद जो है वो सदियों का आज़ाद है और महकूम हमेशा महकूम रहता है। आज़ाद की ज़िंदगी का गुजारा हुआ एक लम्हा जो है वो महकूम की सदियों की ज़िंदगी के लम्हों से बेहतर है। तो वो जब आज़ाद हुए तो उन्होंने आज बार से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं डंके की चोट पर जो है अब वकालत करूँगा, अब मैं जो है जज के ओहदे से दस्तबरदार हो गया हूँ, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। जब तक ज़मीर पर बोझ था वो जो है मुश्किल से अपनी जॉब करते रहे, और अब जब वो आज़ाद हुए तो वो खुल कर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं वकालत दोबारा से करूँगा। किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो जज की कुर्सी छोड़कर जो है दोबारा से वकील बन जाए और पर्क्स और प्रिविलेजेस, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जो आपको मरात वगैरह मिलती हैं, तमाम छोड़ दे। लेकिन ज़मीर की आवाज़ पर अगर एक जज ऐसा कर सकता है और वो अब चैन की नींद सो सकता है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को भी ख्याल करना चाहिए कि क्या वो गुलामाना जहनीत के साथ इसी तरह चलते रहेंगे, या फिर अगर उन पर ज़्यादा प्रेशर है तो इस्तीफ़ा देके घर जाके कोई और काम करेंगे। जज साहब ने तो यही किया कि उन पर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने बहुत खुलकर बातें नहीं की, लेकिन हम तक ज़राए ने यह बताया कि उन्होंने इस्तीफ़ा जो दिया, अब जो बात की है तो वो ये बताते हैं कि अब मेरे दिल की बात है कि अब मैं दोबारा से वकालत करूँगा। तो पाकिस्तान में ऐसे लोग कम हैं जो कि ये ऑप्शन चूज़ करते हैं कि जब वो ना परफॉर्म कर पा रहे हो तो वो इस्तीफ़ा दे दें और फिर वकालत का शोबा या दूसरा कोई शोबा इख्तियार करें। तो ऐसे लोगों की कमी है, इन लोगों की कदर करनी चाहिए। जस्टिस शाहिद जमील जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अब वो बाहर से उन्होंने खिताब में कहा कि वो वकालत करेंगे, उनके लिए वो कुर्सी जो है वो ज़ेब नहीं देती क्योंकि ज़मीर पर बोझ पड़ता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ मज़ीद अपडेट्स आपको देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल का आइकन भी दबाएं। हमारी कोशिश है आपको मुस्तनद इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ, बराह रास्त पहुँचाएँ, टाइमली पहुँचाएँ, ताकि आपको पता लग सके इस मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, किस किस के साथ ज़्यादती की जा रही है, कौन कौन गलती पे है और किस किस से कौन कौन बदला लेना चाह रहा है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।